नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संसद में राहुल गांधी के जोश भरे भाषण के बाद प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उससे कई बड़े सवाल, राजनीतिक सवाल खड़े हो गए। आखिर प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया? तो प्रधानमंत्री अपने जोशीले भाषणों के लिए जाने जाते थे। जो प्रधानमंत्री नई क्रांति लिखने की वाली बात, नया खून में उबाल लाने वाले भाषण दिया करते थे, उनको हुआ क्या? संसद में जो बोला वो बिल्कुल मजाक उड़ाने जैसा था। प्रधानमंत्री लग ही रहा था कि वो ये वही मोदी हैं। तो क्या विपक्ष की बढ़ी हुई संख्या ने प्रधानमंत्री का राजनीतिक गणित गड़बड़ा दिया है? जितनी देर प्रधानमंत्री बोलते रहे उतनी देर मणिपुर मणिपुर का इंसाफ के नारे लगते रहे, लगातार लगते रहे। प्रधानमंत्री ने कभी ऐसे सदन की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उनको लगता था जब वो जाते हैं तो सब कुछ खामोश हो जाता है। सत्ता पक्ष मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लगाता है, लेकिन इस हाउस से जय श्री राम के नारे गायब हो गए हैं। अयोध्या हार ने सबको सत्य में ला दिया है। प्रधानमंत्री को चिढ़ाने के लिए अवधेश प्रसाद को आगे की सीट पे बिठाया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री उनको देख कर ये एहसास करते रहे हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या से बीजेपी हारी है और उसके बड़े राजनीतिक अर्थ निकलते हैं। तो क्या ये जो नई संसद में विपक्ष की संख्या आई है, जो पहले सत्र में स्पीकर का गुस्सा, स्पीकर का बचपना, स्पीकर को लेके जितनी आलोचना देश में हुई है वो कभी किसी स्पीकर की हुई नहीं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ देश की राजनीति में कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो और देश का प्रधानमंत्री टोकने के लिए खड़ा हो जाए, और एक बार नहीं 2 बार खड़ा हो जाए। तो प्रधानमंत्री जी क्या गड़बड़ा गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी परेशान है? क्या भाजपा संसदीय दल की बैठक इसलिए नहीं हो रही है कहीं भाजपा का आंतरिक विद्रोह सामने ना आ जाए? तमाम राजनीति के बड़े सवाल है। संघ क्या चाहता है, संघ क्या कर रहा है, संघ का खेल क्या है, ये सब समझने के लिए चलते हैं नागपुर। एक बेहतरीन पत्रकार हैं, बिजनेस में बहुत उनका हुनर है, पॉलिटिकल जानकारी भी बहुत अच्छी रखते हैं। नागपुर में राजीव रंजन सिंह, उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी हड़बड़ा क्यों गई है, मोदी जी इतने घबरा क्यों गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी। 2 दिन लगातार आपने सुन लिया होगा पार्लियामेंट में, राहुल गांधी को भी सुन लिया होगा, नरेंद्र मोदी को भी सुन लिया होगा। हो क्या गया साहब को? साहब परेशान क्यों हो गए? साहब इतने विचलित क्यों हो गए? हमको लग रहा था राहुल के भाषणों के बाद कस के जवाब देंगे, लेकिन यहाँ तो साहब खुद ही गोल हो गए। आपको उम्मीद थी कि ये इतना ज्यादा डिप्रेशन में जितने दिखाई दिए मोदी, इतने डिप्रेशन में आ सकते हैं कभी? देखिए, मोदी जी पे तो मैं बाद में आऊंगा, पर जिस तरीके का भाषण दिया राहुल गांधी ने, डिमोलिश कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉयड, बुलडोज्ड, रेस्ड, टॉपल। ये जो आतंक का, डर का, ये जो एक चक्रव्यूह रचा था नफरत का, और इन्होंने जो अपनी एक इमेज बना के रखी थी मोदी जी ने कि ये आते सदन में तो ऐसा जैसे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं घुसता एकदम डंडे को लेके, वैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाए और शांति छा जाए। एकदम उस इमेज को पंचर कर दिया, फुस कर दिया एक ही भाषण से, पहले ही भाषण से। देखिए, राहुल गांधी के भाषण में जो की टेक अवे था वो क्या था? की टेक अवे उन्होंने ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये हिंदुत्व के प्रहरी नहीं है। इन्होंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। हम सब हिंदू हैं, यहाँ इस सदन में जितने लोग बैठे हैं वो सब हिंदू हैं, और बाहर के भी 80% जनता हिंदू है। तो ये जो हिंदू का आपने जो ठेका लेके रखा है, इसको बंद कीजिए। और बात भी सही है। आप संजय जी एक चीज को समझिए कि भाई, आप हिंदुत्व के अलग अलग प्रकार हैं हिंदू धर्म के। आप गुजराती संस्करण वाला हिंदू धर्म बंगाली आदमी के ऊपर में नहीं लागू कर सकते हो। बंगाली यदि दुर्गा पूजा में अपने जाता है और वहां पे मटन चॉप खाता है और चिकन रोल खाता है, तो आपके गुजरात में यदि 9 दिन का व्रत रखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल का हिंदू भी 9 दिन का व्रत रखे। यदि तुलसीदास का रामायण उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में पूजा जाता है, तो कम्मन का रामायण किसी भी तरीके से कम नहीं होता। और ये दोनों के दोनों हिंदू धर्म के जो है, ये प्रतीक है, हिंदू धर्म के पाठ है। तो आप बंगाली के ऊपर गुजराती संस्करण का हिंदुत्व ना ला दें।
तो यही राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि आप हिंदुत्व का ठेका ना लें। आप एक बात को समझिए संजय, जितनी भी दुनिया में तानाशाही होती है, वो सब चाहती है कि एकात्मकता लेके आई जाए हर चीज में, संस्कृति से लेके, खान पान से लेके, आचार विचार व्यवहार से लेके, राजनीतिक और आर्थिक स्तर तक इनको एक रूपता चाहिए रहती है, यूनिफॉर्मिटी, ताकि ये कंट्रोल कर सके। ठीक है, यही चीज हमने देखा है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ये पूरे देश, पूरे विश्व का चौधरी बनता है यूएसए। ठीक है, और आप देखिए उन्होंने क्या किया। आप देखिए 80s में रोनाल्ड रेगन के टाइम में उन्होंने हॉलीवुड को एक एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया। वही चीज आज हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रही है कि बॉलीवुड को जो है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। पॉप कल्चर को उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर में लादा। आप उस टाइम में यदि शासन देखेंगे रोनाल्ड रेगन जी का, तो जितने दक्षिणपंथी जो कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं, वो मतलब उतनी ज्यादा कंजर्वेटिव फोर्सेस कभी सत्ता में नहीं आई। वही चीजें आज हम देख रहे हैं दक्षिणपंथी नरेंद्र मोदी के समय में, वैसी ही सेम दक्षिणपंथी फोर्सेस हावी है। आप रोनाल्ड रेगन का यदि आप देखेंगे मिनिस्ट्री, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, डोनाल्ड रेगन जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अलेक्जेंडर हेग, कैस्पर विनबर्ग, ठीक है, जिम बेकर, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, कैस्पर विनबर्ग पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे, उसके बाद में जॉर्ज बुश सीनियर, ये जो उनके उपराष्ट्रपति थे, इन लोगों ने जैसे कंजर्वेटिव फोर्स बना के यूएसए को लेके गए वो लोग एकदम दक्षिणपंथी दूरी की तरफ। और अमेरिका ने वही दक्षिणपंथी विचारधारा दुनिया पे थोप के पहले साम्यवाद को खत्म किया, और उसके बाद में हमने देखा कि लैटिन अमेरिका में किस तरीके की तबाही मचाई। सेम वही स्ट्रैटेजी आज हम इंडिया में देखें। इंडिया में भी यही हो रहा है कि इंडिया में एक भावना, एक संस्कृति, एक विचार, एक तरीके की आर्थिक कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म में भी शेयर मार्केट की प्रधानता वाला कैपिटलिज्म, जहां स्टेक होल्डर्स का कोई महत्व नहीं है, जहां एम्प्लॉयज का कोई महत्व नहीं है, जहां समाज का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स की महत्ता है, वैसा वाला कैपिटलिज्म को आप पुश कर रहे हो। तो ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये पूरी की पूरी रोनाल्ड रेगन के शासनकाल से और जॉर्ज बुश सीनियर के शासनकाल से इन्होंने सारी लर्निंग्स ली है, और वही लर्निंग्स वो इंडिया के अंदर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इसी चीज को जो है राहुल गांधी ने कल, और अखिलेश यादव ने आज, और अखिलेश यादव के साथ साथ में इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, कल्याण बनर्जी ले लीजिए, महुआ मोइत्रा ले लीजिए, डॉक्टर संदीप पाठक ले लीजिए आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा ले लीजिए, यानी यू नेम इट, एक उत्कृष्ट भाषण सभी ने दिया। और ये इतना एग्रेसिव विपक्ष बना है कि इनको नाको चने जो है ना, ये अब इनको समझ में आ गया है कि 10 साल जिस तरीके से इन्होंने शासन चलाया है, वैसा शासन अब नहीं चलने वाला। यदि इनको शासन करना है, तरीके से शासन करना है, तो इनको ये जो हेट की, जो नफरत की, जो ये जिस तरीके से शासन करते थे, वो पद्धति को बदलना पड़ेगा। इनको कंसेंसस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। शुरू में ये थोड़ा कुत्ते की दुम जैसे टेढ़ी रहती है, थोड़ा मुश्किल जाएगा, ठीक है, पर धीरे 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 जो है शायद ये चीजें बदल। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। देखिए, एक बात को आप समझिए, मोदी जी पिछले 10 साल से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, और जितना हो सके उतना झूठ बोलो। दिन में झूठ बोलो, रात में झूठ बोलो, जब मौका मिले तब झूठ बोलो। और इनके झूठ बोलने से और नफरती भाषणों से इतने ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर, कि इन्होंने जो इलेक्शन के टाइम में जो बातें की थी, जो भाषा का इस्तेमाल किया था, जो लैंग्वेज यूज की थी, आज यदि वही चीज विपक्षी पार्टी के लीडर्स याद दिलाते हैं, तो उनके स्पीचेस को एक्सपेंज किया जा रहा है, यानी उन पार्ट्स को एक्सपेंज किया जा रहा है। यानी आप सोचिए, इनके खुद के पार्टी के लीडर्स कितने शर्मसार है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी को क्या हो गया था। ये आदमी कभी बोलता है अंबानी अदानी की टेम्पू भर के पैसे जा रहे हैं, अब तो आप सत्ता में आ गए हो, अब मारो छापा। एंटीला में आपके अंदर हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी को कि ये मुकेश अंबानी के घर एंटीला पे छापा मारे। इनको तो पता है कि टेम्पू से पैसे जा रहे हैं कांग्रेस को और दूसरी पार्टी को, तो ये ब्लैक मनी है, तो छापा मार के बताए। अदानी के ऊपर में छापा मार के बताए। ये जो इन्होंने झूठ बोला,
पूरे समय झूठ 10 साल से बोलते आ रहे हैं, और आज भी जो है ये बार बार जा रहे हैं वही बाल बुद्धि बाल बुद्धि। अरे राहुल गांधी ने तो आप लोग के टाके ढीले कर दिए, और ऐसे टाके ढीले किए कि खुद प्राइम मिनिस्टर को 2 बार खड़े होकर बोलना पड़ रहा है। अमित शाह जो आयरन मैन की अपनी इमेज बताते हैं, वो हाथ जोड़ के लोकसभा अध्यक्ष को बोल रहे कि हमें संरक्षण दीजिए। इस तरीके का यदि ऐसे व्यक्ति को आप बाल बुद्धि वाला बोलते हैं, तो आपकी तो फिर अल्प बुद्धि हुई, बाल बुद्धि से भी कम बुद्धि हुई, क्योंकि आप संरक्षण मांग रहे हैं। एक व्यक्ति के भाषण को जो है आप झेल नहीं पा रहे हैं, जो 10 साल इन्होंने झूठ बोला पूरे देश से कि विपक्ष का लीडर पप्पू है। लोगों को समझ में आ गया कि पप्पू तो ये हमको बना रहे हैं हिंदुत्व लेके, ये हिंदुत्व का चोगा पहन के पप्पू पूरे देश के लोगों को बना रहे हैं। सुमड़ी में, हमारे नागपुर में बोलते हैं सुमड़ी में, यानी एकांत में, मतलब चुपके से, है ना। सुमड़ी में जो है हिंदुत्व का एक लबादा ओढ़ के ये सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स और इकोनॉमिकल जो इंपॉर्टेंट चीजें देश की इकोनॉमिक ब्लड के लिए, वो सारी चीजों को अपने कॉर्पोरेट मित्रों को बांट रहे हैं। ठीक है, एक आप बात समझिए, आपके मेरे बच्चे, आम नागरिक के बच्चे जो है, इनको ये हिंदुत्व की लहर में डुबो रहे हैं, और वहीं अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बना रहे हैं। ये कहां का न्याय है? ये अजीत डोवाल जो है इतनी बड़ी बड़ी बात, अपने बेटे के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म और ये सब खोल दे, और आपके और हमारे बेटे को नफरत की चैप्टर सिखाए, नफरत का पाठ पढ़ाए। ये इस देश की जनता को समझना होगा, आप लोगों को समझना होगा, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों को समझना होगा कि हिंदुत्व के आंधी में अपने बच्चों को ना जलने दे, क्योंकि ये जो हिंदुत्व के प्रतीक बन के बैठे हुए अमित शाह जैसे लोग, इन्होंने अपने बच्चों का करियर सिक्योर कर दिया है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। ये आपके बच्चों के करियर और फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए हमको नीट जैसी चीज नजर आ रही है। अभी तक तो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी यदि सीरियस होते गवर्नेंस के मैटर पे, तो अभी तक उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक बर्खास्त नहीं हुए। मणिपुर जल रहा है, पूरा अपोजिशन चिल्ला रहा है, अभी तक इनको होम मिनिस्टर अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए था। उनकी पूरी तरीके से जो निकम्मे नकारे साबित हुए, जम्मू कश्मीर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे अपने देश के अंदर में, तो राज्य जल रहे हैं। तो ये आप किस तरीके के गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप ये बताइए। और उसके बाद में यदि आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तो आप वही पुरानी घिसी पीढ़ी बातें करते हैं, बाल बुद्धि बाल बुद्धि बाल बुद्धि। इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। जी संजय जी। राजीव जी, पहले कभी ऐसा होता था कि विपक्ष की तरफ से कोई टोका टिप्पणी होती थी तो सारे एमपी इकट्ठे हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, जय श्री राम के नारे लगते थे, मोदी मोदी के नारे लगते थे। लेकिन अयोध्या हारने के बाद जय श्री राम तो गायब कर दिया उन्होंने, जय जगन्नाथ करने लगे। लेकिन मैं देख रहा था आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, लगातार मणिपुर मणिपुर की नारे लग रहे थे, तो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए उन्हीं की पार्टी के एमपी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे। तो क्या पार्टी के अंदर भी ये बात चल रही है, जो संघ चाह रहा है, संघ चाह रहा है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो, लेकिन शायद मोदी भी समझ गए कि अगर बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी तो कुछ सांसद खड़े होकर कह सकते हैं, मोदी जी अगर आप वो ना कहते, अब की बार 400 पार का नारा ना देते, तो शायद हमारी इज्जत बची रहती, कुछ ज्यादा सीटें आ जाती। तो गलती तो आपकी है, अब आपका चेहरा रहा नहीं। वो राहुल के 99 गिना रहे थे, 99 पे आ पाए, लेकिन वो अपना नहीं बता रहे कि वो भी बहुमत से बहुत दूर रह गए। अब की बार 400 पार का नारा तो उन्होंने दिया था, 240 पे अटक गए। क्या लग रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर भी, अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव होने जा रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास फीडबैक है, दोनों राज्यों में शायद भाजपा हारने जा रही है, अगर ये दोनों राज्य हार जाते हैं, तो क्या वे प्रधानमंत्री जी का चेहरा जो पंचायत से लेकर ब्लॉक तक और ब्लॉक से लेकर विधायकी तक, विधायकी से सांसदी तक चुनाव जिताने के काम आता था, उस चेहरे पे डेंट पड़ गई, धूल पड़ गई। अगर इन दोनों राज्यों में हार होती है, तो क्या बीजेपी के अंदर ये बात उठेगी कि प्रधानमंत्री जी अब आपका वृद्धावस्था आश्रम, परामर्श आश्रम, जहां पे आडवाणी जी को, जोशी जी को भेजा था, मार्गदर्शन मंडल, अब आपका समय आ गया, किसी और नेतृत्व को मौका दें। ऐसी स्थिति आ सकती है क्या भाजपा में? बिल्कुल आ सकती है। आप देखिए हमारे नागपुर के नितिन गडकरी साहब कभी मोदी मोदी नहीं करते हैं। नागपुर का आदमी किसी के सामने झुकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर यहीं के थे। तो ये देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं, आज सिर्फ गडकरी साहब ये कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, और इसी बात पे इनको डर है, ये क्यों नहीं संसदीय दल की बैठक बुला रहे हैं?
इनको मालूम है कि गडकरी साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर में ज्यादा लोकप्रिय हैं बनस्पत नरेंद्र मोदी या किसी और के। इसीलिए इन लोगों ने धीरे धीरे पार्टी के स्ट्रक्चर को चेंज किया 2014 के बाद से। आप देखिए इन्होंने आयात किया, इन्होंने कांग्रेस से आयात किए लीडर्स को, क्योंकि इनको मालूम था कि जो भाजपा और संघ से जुड़े हुए जो नेता हैं इसके बीच में गडकरी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। गडकरी साहब को पॉलिटिक्स करके अध्यक्ष पद दूसरी बार से हटाया गया, आज वो पूर्ति स्कैम कहीं भी नहीं है। और ये भाजपा के जो कोर लीडर्स हैं उनको मालूम है कि उनके साथ में कितना बड़ा नाइंसाफी हुआ है। तो ये संसदीय दल की जो बैठक नहीं होने दे रहे हैं उसका कारण है, इनको आज भी मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को पार्टी के अंदर में पसंद नहीं करते और उनके ऊपर में गडकरी साहब को ये लोग रखते हैं। गडकरी साहब ना आगे बढ़े उसके लिए संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई और संघ इस बात को समझ रहा है। संघ देखिए अलग अलग तरीके से सिग्नल दे रहा है और आज नहीं तो कल मेरी बात को मानिए, मैं ये चीज 1 महीने से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं कि संघ का हस्तक्षेप होगा। आज नहीं होगा, बाद में होगा। अभी तक हस्तक्षेप इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि आप एक बात समझिए, 303 तो इनके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उसके अलावा बीजू जनता दल और अकाली दल और बाकी तमाम जो पार्टियां थी, मित्र पार्टियां, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला लिए जाए तो 350 ये लोग क्रॉस कर जाते। वैसी स्थिति में संघ के पास में पावर नहीं था हस्तक्षेप करने का। संघ ने देखा कई बार जो अदानी का मुद्दा उसे संघ कुछ नहीं है, जिस तरीके से अदानी के मुद्दे पे पूरे सरकार को घेरा गया था, संघ वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। परंतु संघ कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि संघ बोलता भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इनके पास में नंबर थे। आज नंबर नहीं है नरेंद्र मोदी के पास और बाल बुद्धि तो नरेंद्र मोदी और बाकी भाजपा के लीडर दिखा रहे हैं कि 303 से 240 पे आ गए, 63 सीट्स का लॉस है इनको। उसके बावजूद भी बोल रहे बहुमत की सरकार, उसके बावजूद भी बोल रहे हम जीत गए। अरे एक पार्टी की संख्या 52 से बढ़ के 100 हो गई, 99 मिले थे। विशाल पाटिल जो निर्दलीय जीते हैं महाराष्ट्र से, वो भी बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए तो 100 हो गए। तो 52 से 100 पे पहुंचे वो लोग और वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी 303 से 240 पे पहुंची। तो किस पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया? समाजवादी पार्टी 5 से 37 पे पहुंच गई। तो ये तो बाल बुद्धि आप दिखा रहे हो कि आप मानने को ही तैयार नहीं हो। तो इसी बात को याद दिलाने के लिए अवधेश प्रसाद जी को फ्रंट डेस्क पे, फ्रंट रो पे बैठाया जा रहा है कि आप इस चीज को देखें और इस बात को समझें कि किस तरीके से जो है आपकी पार्टी अवसान की दिशा में है। आप रोम बोलते थे, अयोध्या जो है वो तो रोम है, वो वेटिकन है और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, किस किस तरीके के सिंबोलिज्म को यूज करते थे। उस रोम और वेटिकन में हिंदुत्व का ठेकेदार बनी पार्टी हार गई। इस चीज की याद जो है राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में दिलाई और देखिए अखिलेश जी ने भी दिलाई। अखिलेश यादव ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है संजय भैया, वो बात यह है कि इस देश ने 4 जून को ये बताया है, ये संदेश दिया है कि अब ये देश सांप्रदायिकता की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा और सामुदायिकता की राजनीति की तरफ बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव ने इस बात को याद दिलाया कि किस तरीके से जो है हंगर इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक असमानता, जिनी कोएफिशिएंट है, पर कैपिटा इनकम, इन सब में कैसे भारत पिछड़ता चला जा रहा है। यही बात तो हम लोग भी 4PM के प्लेटफॉर्म पे इतने दिनों से बोल रहे हैं कि आप क्या जीडीपी बोल रहे हो। जीडीपी बढ़ रही है बट पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब बढ़ती हुई जीडीपी का फायदा एक पर्टिकुलर एक छोटे से ही तबके को मिल रहा है, पूरे देश के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ने वही याद दिलाया कि पर कैपिटा इनकम कैसी। तो अखिलेश यादव का भाषण भी जो हुआ है वो अभूतपूर्व, मतलब शानदार भाषण उन्होंने दिया। राहुल गांधी ने तो कल धो ही डाला और अखिलेश यादव ने आज प्यार से जो है इनको धोया कि भाई हमने जो रोड बनाई थी उस पे आपने जहाज उतारे, ठीक है, और आपकी बनाई हुई रोड जो है वो पहली साल टूट रही है, आपकी बनाई हुई दीवारें टूट रही हैं, आपके बनाए हुए छत टपक रहे हैं, हमारे बनाए हुए स्टेडियम में आप वर्ल्ड क्लास मैच कराते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें कहीं दिल को चुभ रही है, दिल को दर्द हो रहा है, क्योंकि 10 साल तो इन्होंने गवर्नेंस किया ही नहीं है। गवर्नेंस के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा रहे। चूंकि विपक्षी दलों की संख्या कम थी, आप देखिए 303 पे ये थे, 543 जो है वो लोकसभा का टोटल ये रहता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ रहता है।
तो इसका मतलब ये है कि 240 जो थे वो सिर्फ विपक्षी पार्टियां थी। इस बार उल्टा हो गया, 240 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और 303 भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी जितने दल हैं उनके हैं। उसमें एनडीए के भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, पर 303 अब जो है बाकी पार्टियों का एडिशन है और 240 जो है वो भारतीय जनता पार्टी। और पहले पूरा विपक्ष और सारी पार्टियां एनडीए की भी मिला के 240 और 303 पे अकेले भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो है ये दिखा रहा है कि पार्टी कैसे अवसान पे है, कैसे इसका ग्राफ गिर रहा है। और यदि इनकी यही अहंकार की नीति चलती रही, यदि यही घमंडिया इनका जो है तरीका चलता रहा, यही विपक्षी दल के लीडर्स को बेइज्जत करने का जो है इनका तरीका चलता रहा, और जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर जो है बर्ताव करते आ रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि कैसे राहुल गांधी बोलते हो तो उनको 10 बार टोका जाता है, उनको बिना टोके हुए रोका नहीं जाता। देखिए, आप भी संजय जी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, हमको मालूम है कि जब 10 बार कोई टोकता है तो हमारा फ्लो रुकता है, हमारा थॉट प्रोसेस में जो है वो अवरोध आते हैं, तो हम अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते। तो यदि आपको बातें अच्छे से बोलनी है तो आपको रोका टोकी नहीं करना चाहिए। हमने इंग्लैंड के फॉर्मेट को, पार्लियामेंट्री फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया है। कभी इन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कैसे वाद विवाद होता है कभी देखा है? कैसे परिचर्चा होती है कभी देखा है? कितनी भी बात हो जाए, जब तक अपोजिशन का मेंबर अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लेता, सामने वाला पक्ष का आदमी कुछ बोलता नहीं है, वाइस वर्सा। पक्ष वाला बोलता है तो विपक्ष एकदम चुपचाप बैठा रहता है। तो आपने वो एडॉप्ट तो कर लिया, पर मैनर्स कहां से लाओगे आप? वो तौर तरीके कहां से लाओगे? वो बौद्धिक क्षमता कहां से लाओगे? यही प्रॉब्लम है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री स्पीचेस जो हैं, इनकी क्वालिटी में जो है दिन पे दिन डिग्रेडेशन आ रहा है। क्वालिटी जो है स्पीचेस की वो घट रही है। पहली चीज, जब देश आजाद हुआ था तब कहा जाता था कि रोम और ग्रीस की जो प्रजातांत्रिक जो शक्तियां थी, आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, वो प्रजातांत्रिक शक्तियां हमको नए उभरते हुए प्रजातंत्र भारत में देखने को मिल रही है। हम ये देख रहे हैं कि स्पीचेस जो है पार्लियामेंट की वो घट रही है। तो आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि लोगों का प्रेशर इतना बढ़ेगा कि इन लोगों को खुद ब खुद जो है अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। जी संजय जी। राजीव जी, एक आखिरी सवाल, बीजेपी में अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर संघ भी बहुत निगाह रखे हुए है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुबघाट है। मोदी कैंप की कोशिश है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आ जाएं तो तब तक जेपी नड्डा से ही काम चलाया जाए। संघ चाह रहा है कि उससे पहले बीजेपी का अध्यक्ष फाइनल होना चाहिए। क्या सूचना है आपके पास में, संघ की रणनीति क्या है और कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, या फिर जेपी नड्डा ही काम चलाऊ बने रहेंगे? अभी कोई फैसला नहीं हो पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ एपिसोड पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके यूपी के डिप्टी सीएम हैं, इनका नाम जो है ये चलाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, और विनोद तावड़े जो हैं महाराष्ट्र के, इनके नाम पे संघ जो है वो बोल रहा है कि इनको बढ़ाया जाए। अभी सुनने में आ रहा है कि अनुराग ठाकुर के भी नाम को बढ़ा रहे हैं लोग। मुझे मालूम नहीं कि उसमें कितनी सच्चाई है, पर संघ जो है ये अभी तक जो प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, इसका कारण ये है कि संघ इन चीजों का विरोध कर रहा है। मतलब जो जो ये जिनको बनाना चाह रहे हैं उस पर सहमति नहीं है। और आप देखिए कि भारतीय जनता के पार्टी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरीज रहते हैं वो सारे के सारे संघ के रहते हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरीज को संघ की तरफ से क्लियर मैसेज गया है कि भाई हम जो आपको बोल रहे हैं उस बात को बढ़ाएं। विनोद तावड़े जी को बहुत ही इलेक्शन के टाइम में भी बहुत जिम्मेदारी का काम दिया गया था, और संघ ये चाह रहा है कि विनोद तावड़े जी आए। महाराष्ट्र से एक चेहरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है। सबसे ज्यादा दुर्गति यदि भारतीय जनता पार्टी की कहीं हुई है, 28 सीटों पे लड़ रहे थे, 9 सीट सिर्फ जीत पाए। पिछली बार 25 सीटों पे लड़े थे, 23 सीट जीते थे इन्होंने, ठीक है? तो 23 से 9 पे ये लोग आ गए, और इस बार 28 पे लड़े थे जबकि। तो इनका मानना यह है संघ का कि महाराष्ट्र किसी भी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी से बाहर नहीं जाना चाहिए, और जो भी संघ का नया अध्यक्ष है वो महाराष्ट्र से है। पार्टी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी की ऑफकोर्स अपनी प्रायोरिटीज है, अपने चॉइसेस हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि डार्क हॉर्स के रूप में ओम माथुर का भी नाम चल रहा है, ठीक है? तो ओम माथुर भी आ सकते। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। किंतु देखिए, सवाल ये नहीं है कि कब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। वो हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद भी आए।
सवाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की पद्धति क्या रहती है? क्या ये कंसेंसस से होता है या पहली बार इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा कि संघ जो है सार्वजनिक रूप से आके विरोध करते हुए कोई नाम को ये करेगा? ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है इसका हम वेट कर रहे हैं। हमने देख लिया किस तरीके से इंद्रेश जी ने आके बातें बोली, किस तरीके से जो है आपके सरसंघचालक जो है मोहन जी भागवत, उन्होंने आके बातें कही। तो ये एक सिग्नल तो जा रहा है, इंडिकेशन तो जा रहा है, हिंट तो जा रहा है कि संघ इज नॉट हैप्पी विद द मोदी गवर्नमेंट। और इसी कारण से देखिए जो विपक्षी पार्टियां इतना प्रहार कर रही हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, संघ की तरफ से कोई बीच बचाव नहीं हो रहा, कुछ बोला नहीं गया। वो बोल रहे ठीक है भाई, इनको खुद को निपटने। तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वी शुड वेट फॉर दीज इंटरेस्टिंग टाइम्स। ठीक है, हम इंतजार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया, आभार आपका, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी और ये हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।